एग्जीक्यूटिव रिलेशंस इन फेडरलिज्म। कल हमने देखे लेजिस्लेटिव रिलेशंस इन फेडरलिज्म, जहां यूनियन और स्टेट के बीच में पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे डिवाइड होती है कि यूनियन हैज यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स वेयर इट लेजिस्लेट्स, स्टेट के पास स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे होते हैं बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस कैसे होते हैं, मतलब वो लॉज जो बने हैं वो इम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा एजेंडा क्या रहेगा? हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस ये है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल से ये अपनी पावर्स डिराइव करते हैं, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव कौन कौन से आर्टिकल से अपनी पावर्स को डिराइव करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो हैं नॉर्मल टाइम्स में और इमरजेंसी के टाइम में कैसे होते हैं। रोल ऑफ गवर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा कि गवर्नर जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, सो गवर्नर का रोल कैसा रहता है एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट सेंटर और स्टेट का रिलेशन। एवोल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव रिलेशंस, जो डिफरेंट कमीशंस आए हैं हमेशा से सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए, जैसे सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, सो इनकी क्रोनोलॉजी समझना भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंड जो भी इनमें की रिकमेंडेशंस बताई गई वील टेक अ लुक एट दैट। फेडरल इंस्टीट्यूशंस, सो वो इंस्टीट्यूशंस जो कि सेंटर और स्टेट को कोलैबोरेट करके मूव करने में हेल्प करते हैं, लाइक योर नीति आयोग, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल्स, इनको भी हम देखेंगे। कंटेम्पररी चैलेंजेस एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन ऑफ दिस थिंग। सो रोल ऑफ गवर्नर, सबसे पहले तो एक बार ये देख लीजिए ऑन स्क्रीन कंटेम्पररी चैलेंजेस हैं और सम हाई यील्डिंग एरियाज हैं या पीवाईक्यूज हैं जिसपे हमेशा से क्वेश्चंस आते रहे हैं। सो आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि हमें मेजरली जब आप तैयारी करें तो आपको किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस को रखना चाहिए। जैसे पहला है आपका रोल ऑफ गवर्नर इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो ये कंटेंशन का पॉइंट हमेशा रहता है और 2022 में भी इसमें क्वेश्चन आया था। कल भी हमने देखा था कि गवर्नर के बीच में और चीफ मिनिस्टर के बीच में पावर का काफी टसल रहता है। सो इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म, ये टॉपिक हमने कल कवर किया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, कंपेटिटिव क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। बट ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट थीम है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। देन प्रेसिडेंट्स रूल मिसयूज, सो ये तो मल्टीपल इयर्स में पूछा गया है क्योंकि इतनी बार हम ये चीज देखते हैं कि आर्टिकल 356 का मिसयूज किया जाता है। कई बार इसके नाम पे स्टेट की अथॉरिटी को ले लिया जाता है, ऑटोनॉमी को ले लिया जाता है। सो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। एंड इंस्टीट्यूशनल गैप्स इन इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट फेडरल इंस्टीट्यूशंस हमने देखे, जो हमारी जोनल काउंसिल्स हैं या नीति आयोग है, उनको कोलैबोरेशन में काम करना होता है, तो उसमें क्या गैप्स आ जाती है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में जो गैप्स आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एरिया दैट यूपीएससी हैज ऑलवेज बीन फोकसिंग ऑन एंड स्पेशली इन द मेंस वाला पेपर। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म कि एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म एग्जैक्टली है क्या। सो इट इज बेसिकली द डिविजन ऑफ पावर्स, डिविजन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, कि सेंटर किस किस चीज के ऊपर काम करेगा, स्टेट किस चीज के ऊपर काम करेगा और ग्रास रूट लेवल पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज किस पे काम करेंगी। सो ये जो डिविजन है पूरा का पूरा कंसर्न है कि पावर कैसे एक्सरसाइज होगी और कोऑर्डिनेट होगी बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड ऑल्सो द लोकल बॉडीज लाइक योर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ये आपका एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म होता है। एंड जैसा कि वी नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब क्या हो गया कि फेडरल है बट कंप्लीटली फेडरल नहीं है, पॉसी फेडरल है, यूनिटरी इन स्पिरिट है। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी हम यूनिटरी हो जाते हैं, वी मूव टुवर्ड्स यूनाइटेड और अ स्ट्रॉन्गर सेंटर। सो हम यूनिटरी इन नेचर है क्योंकि इंडिया जो है इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल ही कहता है। सो इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि कैसे स्टेट और सेंटर के बीच में ये पावर्स डिवाइडेड हैं। सो
बिफोर वी गेट स्टार्टेड एक बार देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल्स हैं जिन आर्टिकल से ये सारी की सारी बॉडीज यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव, दो ही पिलर्स है हमारे एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म के। एक है यूनियन एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है, एक है स्टेट एग्जीक्यूटिव जो स्टेट्स के लेवल पे काम कर रहे हैं। सो ये अपनी पावर्स को डिराइव कहाँ से करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं। सो कौन से आर्टिकल्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 73 ये क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर, कि यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है इट एक्सटेंड्स टू यूनियन लिस्ट एंड पार्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट। सो आप थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। पहली बात तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है? सो यूनियन एग्जीक्यूटिव हमारे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड अटॉर्नी जनरल। सो ये 5 लोग जो है ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। मतलब जो लॉज बने हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम होगा वो इन 5 बॉडीज के थ्रू किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के थ्रू किया जाएगा। ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव की जो पावर है ये किस किस सब्जेक्ट के ऊपर है? यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर है, ये हमने देखा है। और कंकरेंट लिस्ट में जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, उसमें भी अगर ओवरलैप आएगा तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करता है, वी नो दिस। सो वहां पे भी स्टेट सेंटर का जुरिस्डिक्शन हो जाता है। ये बात हमारे आर्टिकल 73 में मेंशन की गई है। सिमिलरली आर्टिकल 162 73 यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा था, तो 162 स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है कि जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर होगा वो किस पे अप्लाई होगा? जो स्टेट की लिस्ट के सब्जेक्ट्स है उन पे अप्लाई होगा, एंड इन सम केसेस कंकरेंट वाले पे भी होगा। सो अनलेस द यूनियन लॉ प्रिवेल्स, ये हमने देखा था कि एक ही कैविएट होता है अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ने लॉ बना दिया है, सो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? ऐसे तो सेंटर का लॉ ही प्रिवेल करेगा, बट ओनली एट वन टाइम जहां पे जो हमारा स्टेट का लॉ था इट हैड बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, और प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट उसको दे दिया और उसको एक्ट बना दिया है। ओनली इन दैट टाइम हमारा स्टेट लॉ प्रिवेल करता है, बट दैट्स आल्सो टेम्पररी, क्योंकि यूनियन के पास यानी कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर होता है कि वो एट अ लेटर डेट एक नया लॉ बना के हमारे स्टेट लॉ को ओवरराइड कर सकती है। बट वो जो छोटा ड्यूरेशन है, वो जो टेम्पररी ड्यूरेशन है, जब तक यूनियन कोई ऐसा लॉ नहीं बनाती है, हो सकता है कभी ना बनाए, हो सकता है थोड़ी देर टाइम बाद बना दे। सो जब तक ये लॉ नहीं बनता है तब तक जो स्टेट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा इफ इट हैज रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। सो ये स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये किस किस पे इम्प्लाई होगा, ये आर्टिकल 162 बताता है। एंड अगर हम देखें कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव होते कौन कौन है, स्टेट में एग्जीक्यूटिव्स, ये हमारा पार्ट 6 में कवर्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स में आपके आते हैं चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर एंड एडवोकेट जनरल। तो ये सारे के सारे हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं, और इनकी पावर कहाँ कहाँ जाएगी ये हमारे आर्टिकल 163 में डिफाइंड है, तो 162 में डिफाइंड है, सॉरी। देन आर्टिकल 256 एंड 257 ये बताता है कि सेंटर इन सम केसेस यस जो है स्टेट्स को डायरेक्शंस इशू कर सकता है ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉज, या कुछ लॉज बता सकता है जो स्टेट को सेंटर के तरीके से इम्प्लीमेंट करने होंगे। सो आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होगा? मतलब जब स्टेट के पास अपनी लिस्ट है, अपना जोरिस्डिक्शन है, सो स्टेट के पास ये पावर है कि वो अपने तरीके से अपने लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा। बट देयर आर सम केसेस और देयर आर सम लॉज जो नेशनल लेवल पे बनते हैं, सेंट्रल लेवल पे बनते हैं, एंड थ्रू आउट द कंट्री उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। सो ये डायरेक्शंस किस बिहाफ पे दी जाती हैं? ये डायरेक्शंस आर्टिकल 256 और 257 के बिहाफ पे दी जाती हैं टू द स्टेट्स टू इंश्योर अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दोज लॉज। कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो आपका इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता,
ये सारी चीजें जो है, ये क्रिमिनल लॉ जो है, ये नेशनल लेवल पे बनाया गया है, हर स्टेट का अलग अलग नहीं है, नेशनल लेवल पे बनाया गया है, बट इम्प्लीमेंट तो अक्रॉस द कंट्री हो रहा है। सो इन आर्टिकल्स के थ्रू हो रहा है। देन यू हैव योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, जो इस तरीके के लॉज है जो नेशनल लेवल पे बनाए जाते हैं बट अक्रॉस द कंट्री उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। उसकी पावर इज बीइंग डिराइव्ड बाय आर्टिकल 256 एंड 257। देन आपका आता है आर्टिकल 263 which talks about the interstate councils. So interstate councils क्या है? ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो स्टेट और सेंटर के बीच में कोलैबोरेशन को इंश्योर करती हैं। So ऐसा कोई भी कंटेंशन का पॉइंट हो, कोई डिस्प्यूट हो जहां स्टेट और सेंटर आपस में अग्री नहीं कर रही हैं एंड दे नीड अ प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट, सो वो प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलता है? वो इंटरस्टेट काउंसिल से मिलता है, जहां ये रिप्रेजेंटेटिव साथ में आके बात कर सकते हैं, कोलैबोरेशन इंश्योर कर सकते हैं। So Article 263 Interstate Council। 355, so 355 कहता है कि it is center's duty to protect states and maintain constitutional machinery। So ये सेंटर की ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो इंटैक्ट है, सारे जो भी लॉज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं चल रही हैं चीजें। सो ये सेंटर का काम है टू सी इफ स्टेट्स आर डूइंग दैट और नॉट, और ये आर्टिकल 355 के अंडर होता है। सो अगर आप देखेंगे कि इसके तुरंत बाद एक आर्टिकल आता है वो है 356, जो कि प्रेसिडेंट्स रूल, जिसका बहुत मिसयूज भी होता है। वो इसी ग्राउंड पे होता है कि इफ द सेंटर फील्स कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इम्प्लाई नहीं हो रही है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रडिक्शन में चीजें हो रही है इन द स्टेट, सो सेंटर के पास ये पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे, मतलब प्रेसिडेंट के थ्रू अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका एक तरीके से पावर ले ले और प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंटेटिव बना के सेंटर उनके लिए लॉज बना रही हो। सो ये आर्टिकल 355 से डिराइव होता है। सो यू सी 356 क्या है? Center can take over state executive during a constitutional breakdown. Then Article 312. 312 क्या है? It is about all India services. So all India services वो services होती हैं जिसका रिक्रूटमेंट तो सेंटर करता है बट डिप्लॉयमेंट स्टेट्स में होती है। So ये इससे भी क्या इंश्योर होता है? इससे भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव रिलेशंस इंश्योर होते हैं, सेंटर स्टेट का कोलैबोरेशन इंश्योर होता है। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज है कौन सी? So there are only 3 All India services: IAS, IPS, IFOS, Administrative Services, Police Services and Forest Services। So ये वो सर्विसेज है जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बनने वाले हैं। सो ये सारी ऑल इंडिया सर्विसेज है जिसका रिक्रूटमेंट सेंटर करा रही है, यूपीएससी के थ्रू होता है, लेकिन डिप्लॉयमेंट आपका स्टेट्स में होगा। सो दीज आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी हैं फॉर इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस इन अ फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, सो अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे काम करते हैं। सो आपको ये देखना होगा, आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक होगा आपका नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम मतलब जब कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, कोई वॉर नहीं हो रखा है, एक नॉर्मल डेली फंक्शनिंग का रूटीन चल रहा है, उस टाइम पे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स कैसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे हैं वर्सेस इमरजेंसी के टाइम में कैसे हैं, ये दोनों ड्रास्टिकली डिफरेंट होते हैं। सो नॉर्मल केसेस में क्या होता है? नॉर्मल टाइम में हम फेडरल होते हैं अपने स्ट्रक्चर में भी, स्पिरिट में भी, कि सेंटर का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास वो ऑटोनॉमी है कि वो अपने स्टेट में अपने तरीके से हैंडल कर रही है चीजों को, और स्टेट्स जो है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में अपने लॉज को प्रिवेल करा रहे हैं। ये हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है। जैसे ईच लेवल जो है इट इज ऑपरेटिंग विद इन इट्स ओन लिस्ट। सेंटर के पास यूनियन है, स्टेट के पास स्टेट है, कंकरेंट पे दोनों काम कर रहे हैं। जो कंकरेंट लिस्ट है वो यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये डुअल कंट्रोल में काम कर रही हैं, ये सब नॉर्मल फंक्शनिंग में हो रहा है। और जो हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ये भी चल रही है। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती हैं? वो स्कीम होती हैं जो सेंटर स्टेट्स के लिए स्पॉन्सर करता है, मतलब फंडिंग कुछ स्टेट सेंटर से आती है बट इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टेट में होता है। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 60-40 और 90-10 के रेशियो में काम करती हैं। 60-40 मतलब 60 इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 40 इज बाय द स्टेट्स, एंड ये है नॉर्मल स्टेट्स।
और 90-10 is 90 by the government of India and 10 by the states, and these are your hilly states. क्योंकि इन्हें ज्यादा फंडिंग की जरूरत होती है इनकी इकोनॉमी के हिसाब से, इनको ज्यादा चीजों की जरूरत होती है. सो बेस्ड ऑन द स्टेट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के दो सिनेरियोज होते हैं, 60-40 एंड 90-10. और ये सारी चीजें जो है नॉर्मल सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है हमारा ऐसा दिखाई देता है. नाउ व्हाट चेंजेस ड्यूरिंग इमरजेंसी? इमरजेंसी के टाइम में सब कुछ बदल जाता है, हम यूनिटरी हो जाते हैं, हम फेडरल से हटके ज्यादा यूनिटरी सेंटर या स्ट्रॉन्गर सेंटर की तरफ मूव कर जाते हैं. एंड जैसे कि हमारा जो इमरजेंसी है वो पहले तो आप देख लीजिए 3 टाइप की होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. पहला है आर्टिकल 352 और नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल एंड आर्टिकल 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. ब्रीफ में हम इसको देखेंगे. तो क्या होता है कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है जो थ्रू आउट द कंट्री लगाई जाती है. इफ देयर इज अ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन हो रखा है तो फिर नेशनल इमरजेंसी लगती है. तो 42nd अमेंडमेंट से पहले 3 ग्राउंड्स हुआ करते थे. इंटरनल डिस्टर्बेंस में एक ग्राउंड हुआ करता था जिसको हटा दिया गया आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो यू हैव वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन. अगर ये होता है तो नेशन वाइड एक इमरजेंसी लगा दी जाती है. एंड इमरजेंसी लगाने का मतलब होता है कि आपकी स्टेट असेंबली जो है अब वो लॉज नहीं बना रही होगी. सेंटर विल बी डायरेक्टिंग द स्टेट असेंबलीज टू इम्प्लीमेंट देयर लॉज. सो जरूरी नहीं है कि स्टेट असेंबली जो है वो आपकी पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दी जाए या खत्म कर दी जाए, बट सेंटर जो भी लॉज देगी, जो भी डायरेक्शंस देगी वो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही होगी. एंड व्हाई इज इट डन? क्योंकि कोई इमरजेंसी अगर लगी है इसका मतलब द नेशन इज इन सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस. कुछ तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो रखा है, हो सकता है वॉर छिड़ रखी हो. उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की जरूरत है. वी कैन नॉट अफोर्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज वी आर ऑलरेडी फाइटिंग एन एक्सटर्नल एनिमी. सो उस टाइम पे हमारा सही भी होता है यूनिटरी हो जाना, सो दैट ये कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कम कर सके और कोहेशन के साथ एक प्रॉपर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम काम कर सके. So this is Article 352 where center में direct the states on any subject. आप चाहे वो subject state list का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. Center will make that law and it can direct the state on that subject. Next is your president's rule which is Article 356. So ये हमने already discuss किया कि president's rule कब लगता है जब president feels that a need has arisen कि constitution machinery is not being implemented correctly in the state, तो हमें president rule लगाना पड़ेगा. And प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे है? देयर आर 2 ways. या तो गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जिस भी स्टेट में हम लगाने की बात कर रहे हैं, उनके गवर्नर एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेज दे कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है एंड आई फील आपको टेक ओवर कर लेना चाहिए. या तो गवर्नर वो बोल दे या तो पार्लियामेंट बोल दे. सो अगर इन दोनों केसेस में प्रेसिडेंट जो है आफ्टर अप्रूवल, प्रेसिडेंट रूल लगाने का भी जो रेजोल्यूशन होता है उसको जब अप्रूव कर देता है पार्लियामेंट, सो प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है. और प्रेसिडेंट का रूल लग जाने के बाद ये जरूरी अगेन नहीं होता कि जो स्टेट असेंबली है उसको या तो सस्पेंड या डिसॉल्व कर दिया जाए, बट सेंटर जो है स्टेट के बिहाफ पे लॉज बनाने लग जाती है. सो प्रेसिडेंट अज्यूम्स द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर एंड जो गवर्नर है वो डायरेक्टली सेंटर को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, सेंटर को ही रिपोर्ट करने लगते हैं. सो ये प्रेसिडेंट रूल लग जाता है. प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है? अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हिंड्रेंस में है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है स्टेट इन कंप्लायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया जाता है अंडर आर्टिकल 356. देन इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360. सो फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जब पूरी की पूरी कंट्री एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कोई बहुत बड़ा डेट आ गया है, कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी का स्लो डाउन या फिर बिल्कुल डाउनफॉल हो गया है, कुछ बहुत बड़ा हो गया है इकोनॉमिक फ्रंट पे या फाइनेंशियल फ्रंट पे, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है जहां पे सेंटर के पास ये पावर होगा कि वो स्टेट को डायरेक्ट करेगी कि आप आपके फाइनेंशियल डिसीजंस जो है वो सेंटर के हिसाब से ले. मतलब
मतलब हो सकता है आप सैलरी को कट कर दे, कुछ चीजों को कम कर दे, मतलब कुछ एक्सपेंडिचर कम कर दे। सो इसमें सेक्टर जो स्टेट असेंबली है उसको आप डिसॉल्व नहीं करेंगे या सस्पेंड नहीं करेंगे, वो वहां रहेगी, सिर्फ स्टेट के डायरेक्शंस को फॉलो करेगी। और फाइनेंशियल मैटर्स कि कोई सैलरी कट हो सकती है, इंक्लूडिंग जजेस। सो जजेस की भी सैलरी अगर कट होनी है, हो सकती है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की कट हो सकती है, कोई भी फाइनेंशियल जो भी डिसबर्समेंट करना है वो कम हो सकता है। ये अंडर आर्टिकल 360 होता है। एंड अ गुड थिंग इज कि सो फार आर्टिकल 360 कभी भी इन्वोक नहीं किया गया है। देयर हैज नेवर बीन अ टाइम जहां हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई हो। सो ये होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर आप देखें तो तीनों में हमने क्या देखा, सेंटर के पास पावर, सेंटर के पास पावर, सेंटर के पास पावर। सेंटर के पास पावर चली जाती है मतलब हम फेडरल से हटके ज्यादा यूनिटरी हो जाते हैं। सो ये डिफरेंस है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी में। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं जो कि है रोल ऑफ गवर्नर। और हमने ऑलरेडी देखा कि जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है उसमें गवर्नर का थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो स्पेशली गवर्नर के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक कि गवर्नर का रोल किस तरीके का होता है। सो गवर्नर जो है आर्टिकल 153 में कहा गया है कि गवर्नर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। और आप जब भी गवर्नर को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा प्रेसिडेंट को दिमाग में रख के पढ़िएगा, क्योंकि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेसिडेंट के लिए कही गई हैं सिमिलर तरीके की गवर्नर के लिए हैं। जैसा प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे तो चीफ मिनिस्टर को ध्यान में रख के पढ़िएगा, जैसे गवर्नर पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट को ध्यान में रख के पढ़ेगा। इट विल बी इजी फॉर यू टू रिलेट थिंग्स। सो 153 कहता है कि गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट, जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए कहा जाता है कि ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। सो गवर्नर एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। 155 उनके अपॉइंटमेंट से डील करता है कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, उनको अपॉइंट कौन करेगा? सो ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे गवर्नर को, ये आर्टिकल 155 कहता है। 156 कहता है कि उनका टेन्योर क्या होगा। सो टेन्योर अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डिफाइन नहीं है, सिंपली बस इतना कहा गया है दैट ही विल होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आप अगर देखेंगे तो ये एक बहुत ही वेग टर्म है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वो क्या होता है? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो कहीं भी डिफाइन नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होगा। सो इस वजह से क्या हो जाता है कि गवर्नर जो है ही इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज एक्टिंग ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ये बहुत ज्यादा एक कंटेंशन का पॉइंट बन जाता है कि ही स्टार्ट्स एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के हाथ पे है, रिमूवल भी प्रेसिडेंट के हाथ में है। सो दैट इज वाई ये ज्यादा सेंटर की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। और जो कोलैबोरेशन में उनको स्टेट के साथ काम करना चाहिए या चीफ मिनिस्टर के साथ काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं वो जो है अफेक्ट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स शोइंग इन द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सो ये आर्टिकल 155, 156, 163 कहता है दैट ही इज गोइंग टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लाइक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वैसे गवर्नर वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सो ये गवर्नर के बारे में। अच्छा, एक चीज और होती है, विल कवर आगे देख लेते हैं ये वाला। हाँ, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। सो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में क्या है, कुछ फंक्शंस जो गवर्नर के हाथ में, बिकॉज हमने शुरू में भी देखा था कि गवर्नर इज अ पार्ट ऑफ स्टेट का एग्जीक्यूटिव, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कवर किया गया है। इनके पास पावर्स क्या क्या है या फंक्शंस क्या क्या है। सो पहला अपॉइंटमेंट, मतलब गवर्नर किन किन की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सो गवर्नर कैन अपॉइंट द सीएम, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवोकेट जनरल, जैसे कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं द पीएम, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल, वैसे गवर्नर करते हैं सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। बट हाँ, यहाँ एक कैविएट ये होता है कि प्रेसिडेंट के पावर और गवर्नर के पावर में एक डिफरेंस है कि अपॉइंटमेंट जो गवर्नर करते हैं इन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, रिमूवल ये किसी की भी नहीं कर सकते हैं। So he can only appoint, he can not remove
any constitutional body or any like anything for that matter. So ये throughout polity आप ये exception देखेंगे कि president के पास तो power होती है to appoint and also remove, but governor के पास कोई removal की power नहीं होती है, सिर्फ appointment की power होती है. So statement based question जब UPSC आपसे पूछेगा, prelims में एक word ही डाल के पूछ देगा, so आपको उस time पे quickly recall करना होगा कि removal की power governor के पास नहीं होती है. So appointment, CM, Council of Ministers, Advocate General, assent to bills. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है, कोई भी बिल है जो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से आ रहा है, वो एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि गवर्नर ने उसको अपना एसेंट दिया है या नहीं दिया है. अगेन सिमिलरली प्रेसिडेंट वाला केस, पार्लियामेंट से कोई भी बिल अगर निकल के आता है, सो वो बिल एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये प्रेसिडेंट के एसेंट से डिसाइड होता है. वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई बिल एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, गवर्नर के एसेंट से डिसाइड होता है. सो गवर्नर के पास जब कोई बिल आता है तो वो 3 काम कर सकते हैं. वो क्या कर सकते हैं? पहला तो वो अपना एसेंट दे सकते हैं, मतलब अपनी हामी भर सकते हैं, उस पर साइन कर सकते हैं कि आई अप्रूव ऑफ द बिल, सो बिल बन गया एक्ट. ये हो गया बिल्कुल आइडियल सिनेरियो. सेकंड, विथ होल्ड, मतलब ही कैन रिफ्यूज टू साइन ऑन द बिल कि नहीं, आई एम नॉट इन अकॉर्डेंस विद दिस बिल, सो मैं इस पे साइन नहीं करूंगा या करूंगी, एंड देन वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा. थर्ड एक चीज होती है जो गवर्नर कर सकते हैं, वो है रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट. सो ये अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर कोई ऐसा बिल है जो उन्हें लगता है कि बहुत नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस उसमें ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहे हैं, एंड ही नीड्स द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट, सो उस टाइम पे ही हैज टू सेंड इट फॉर, लाइक ही हैज टू रिजर्व इट फॉर द रिकंसिडरेशन और कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200. सो क्या क्या कर सकते हैं गवर्नर? या तो एसेंट देंगे, या तो विदहोल्ड करेंगे, या रिजर्व कर देंगे फॉर प्रेसिडेंट. और एक बार उन्होंने प्रेसिडेंट को ये बिल भेज दिया, फिर गवर्नर का रोल वहां से खत्म हो जाता है. नाउ इट इज बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सेम वही चीजें, या तो एसेंट कर देंगे या तो विदहोल्ड कर देंगे, क्योंकि अब गवर्नर का रोल इसमें कहीं पे भी नहीं रह जाएगा. और ये एक एग्जाम्पल हमने नीट के केस में भी देखा था कल, कि नीट में जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बार बार यूनानिमसली एक बिल को पास करके आगे भेजा, सो फर्स्ट टाइम तो गवर्नर ने उनको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दिया, बिकॉज पहली बार ये पावर होती है कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा भेज दीजिए फॉर रिकंसिडरेशन. बट अगर वो बिल दोबारा पास होके वापस आता है, सो गवर्नर के पास सेकंड टाइम ये ऑप्शन नहीं होता कि आप उसे वापस भेज सके या आप बिल को रिटर्न कर सके. सो उस केस में इन्होंने क्या किया था, नीट वाले केस में उन्होंने प्रेसिडेंट को वो बिल फॉर कंसिडरेशन भेज दिया था, एंड देन प्रेसिडेंट withheld her assent, उन्होंने assent नहीं दिया, एंड देन अगेन ये कंटेंशन का एक पॉइंट बन गया था. सो ये एक ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास, दैट दीज आर द थिंग्स दैट he or she can do while a bill comes to them. फिर प्रेसिडेंट रूल, जैसा कि हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले एक पैरामीटर होता है, वो ये है कि गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट वो एक रिपोर्ट में लिख के प्रेसिडेंट को देते हैं कि इस स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इम्पैक्ट हो रहा है, या स्टेट इज नॉट वर्किंग इन कंप्लायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो आप प्लीज इसके एग्जीक्यूटिव पावर्स को टेक ओवर कर लीजिए. सो इसके लिए भी इट सेंड्स अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग इम्पोजिशन अंडर आर्टिकल 356. फिर कुछ होती हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स. डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं? जो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे काम करते हैं, जिसके लिए उनको किसी की एड और एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है. अदरवाइज यूजुअली क्या है, द गवर्नर विल ऑलवेज हैव टू एक्ट अपॉन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हिच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. बट कुछ ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जो सोनली उनके डिस्क्रिशन पे हैं, और वो क्या होगी? इन केस ऑफ अ हंग असेंबली या विदहोल्डिंग एसेंट, जैसे ये देख लीजिए, ये इवन अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज गेन्ड अ क्लियर मेजॉरिटी, जैसे किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई है, तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं टू बी द सीएम टू फॉर्म द असेंबली. लेकिन ऑफ कोर्स उनको ऐसा बंदा देखना होता है जो अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर पाए. बट ये डिस्क्रिशन गवर्नर के पास होती है कि आप किसी को सीएम के लिए बुला सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, या फिर अपना एसेंट विदहोल्ड कर सकते हैं. अगर कोई ऐसा बिल है जो गवर्नर को लगता है कि आई डू नॉट वांट टू साइन ऑन दिस बिल, सो वो इस पर मना कर सकते हैं, दैट आई एम विदहोल्डिंग माय एसेंट. ये भी उनका डिस्क्रिशन है. असेंबली को प्रोरोग करना या समन करना, ये भी गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है. जैसे
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको कब कितनी बार बुलाया जाएगा, उसको कब समन करना है, कब सिटिंग बुलानी है, सो ये गवर्नर का डिसीजन है। प्रोरोग करना है, ये भी गवर्नर का डिसीजन हो सकता है, और ये सारे उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स के अंडर आते हैं। सो ये हो गई डिस्क्रिशनरी पावर्स। एंड देन देयर इज अ चांसलर का रोल दैट द गवर्नर प्लेस, कि गवर्नर क्या होते हैं, दे आर द चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। सो इससे क्या होता है, एक चीज इससे भी कंटेंशन का पॉइंट निकल के आता है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ये हायर एजुकेशन बॉडीज हैं, एकेडमिक बॉडीज हैं, यहाँ पे जो एक गवर्नर है हु इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द सेंटर, उनको आप चांसलर अपॉइंट कर देते हैं, लाइक एक्स ऑफिशियो। अब जो गवर्नर है वो बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस वो चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं। सो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जब लेने होंगे तो हो सकता है गवर्नर का इन्फ्लुएंस रहे, एकेडमिक डिसीजंस लेने होंगे हो सकता है उनका इन्फ्लुएंस रहे। सो एक इम्पार्शियल तरीके से क्या पता चीजें काम ना कर पाए, और एजुकेशनल बॉडीज में उनका प्रेजेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी एक डिबेट का, एक कंटेंशन का पॉइंट रहता है। बट एज ऑफ नाउ इन मेनी स्टेट्स जो हमारे गवर्नर होते हैं, ही एक्ट्स एज द चांसलर of the state universities. Okay. राइट, सो आप कुछ देख लेते हैं कि कमीशंस और रिकमेंडेशंस, मतलब इनका सेंटर स्टेट रिलेशंस का एवोल्यूशन किस तरीके से रहा शुरू से राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऐसे कौन सी कमीशंस बनी, उनके क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थे, और हम कितनों को अचीव कर पाए, एंड व्हाट हैज चेंज्ड इन ऑल दीज इयर्स। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई, एंड ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास क्रोनोलॉजी के सीक्वेंस में आ सकता है कि कौन सी कमीशन पहले आई, किसकी रिपोर्ट क्या थी, किसकी रिकमेंडेशन क्या थी। प्रीलिम्स में तो स्पेशली इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं, सो यू शुड ऑलवेज हैव दीज माइन्यूट डिटेल्स इन माइंड। सो सरकारिया कमीशन थी जो सबसे पहले आई थी 1983 टू 88। सो 1983 में इनको अपॉइंट किया गया था जस्टिस सरकारिया के अंडर। सो ये पहली ऐसी कमीशन थी जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बनाई गई थी, फॉर बेटर फंक्शनिंग, फॉर बेटर कोलैबोरेशन ऑफ दीज थिंग्स। और इन्होंने क्या रेकमेंड किया था, सो इन्होंने 2-3 तो बहुत मेजर चीजें रेकमेंड की थी और बहुत मेजर चेंजेस आए थे। लाइक सबसे पहले इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 356 क्या था हमारा, प्रेसिडेंट्स रूल। क्यों लग रहा था, क्योंकि जब प्रेसिडेंट को ऐसा फील हो रहा था कि स्टेट्स आर नॉट वर्किंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के कंप्लायंस, सो दे कैन टेक ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो प्रेसिडेंट रूल जो लग जा रहा था, पहले बहुत बार लग जा रहा था, बहुत फ्रीक्वेंटली लग जाता था, स्पेशली इन स्टेट्स जहां ऑपोजिशन की सरकार है। सो अपना पॉलिटिकल वेंडेटा पूरा करने के लिए लोग प्रेसिडेंट रूल लगा देते थे। सो दैट इज व्हेन सरकारिया कमीशन सेड कि डू नॉट डू दिस, यूज दिस एज योर लास्ट रिजॉर्ट। ये आपका पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आपको जहां भी कॉन्फ्लिक्ट लगा कि ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, आपने उठा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ये मत करिए। दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बात की that it should be sparingly used and as a last resort. देन उन्होंने कहा कि जो गवर्नर है हमारे वो इम्पार्शियल होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, एपॉलिटिकल होने चाहिए, एंड उनके अपॉइंटमेंट में सीएम को भी कंसल्ट करना चाहिए। अब आप सोच के देखिए अभी गवर्नर का सिनेरियो कैसा है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट कर रहे हैं, गवर्नर की रिमूवल भी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे हो जा रही है। प्रेसिडेंट का प्लेजर इज अ वेरी वेग टर्म जिसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, कोई सिनेरियो नहीं है, रीजंस बहुत वेग हैं। सो गवर्नर इज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंटर, जिस वजह से स्टेट के साथ उनके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। सो इसी ने सरकारिया कमीशन ने बोला कि आप सीएम को भी कंसल्ट करिए, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पे गवर्नर और सीएम को साथ में काम करना है, और ये दोनों ही हमेशा लॉगर हेड्स में रहेंगे। सो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो ये एक रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हुआ नहीं है। करंट सिनेरियो अभी भी हमारा यही है कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे सीएम को कंसिडर नहीं किया जाता या कंसल्ट नहीं किया जाता है, एंड टसल स्टिल कंटिन्यू। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने की जो है आर्टिकल 263 के अंडर इंटर स्टेट काउंसिल्स को एस्टैब्लिश कराना। सो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया कि स्टेट और सेंटर के बीच में जब डिस्प्यूट्स होते हैं, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां रेगुलरली मीटिंग्स हो, दोनों तरफ के स्टेक होल्डर्स जो है वो मिले। सो उसके लिए हमें एक इंटर स्टेट काउंसिल की जरूरत है। सो इसको हमने इम्प्लीमेंट किया, एंड एक ऑर्डिनेंस पास हुआ, मतलब प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया, और उस बेसिस पे
आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल को बना दिया गया। सो अब एक इंटर स्टेट काउंसिल है हमारे पास विच डील्स विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स जब भी कोई डिस्प्यूट होता है। सो दिस वाज अबाउट सरकारिया कमीशन। फिर आते हैं पंछी कमीशन पे। सो पंछी कमीशन हमारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन था। दिस वाज लेड बाय जस्टिस मदन मोहन पंछी। सो इन्होंने क्या बोला, ये कब आए, ये आए 2007 में। सो आप ईयर को भी ध्यान रखेंगे। सरकारिया कमीशन 1983 में आई थी, पंछी कमीशन 2007 में आई है। और इन्होंने बोला कि गवर्नर्स के टर्म को आप फिक्स करिए एंड दे शुड नॉट बी डिसमिस्ड विदाउट अ कॉज। सो आप बार बार देखेंगे कि जितनी भी बार ये केसेस ये कमीशंस बनती हैं या रिपोर्ट्स आती हैं, गवर्नर इनके पास जरूर रिकमेंडेशंस में रहते हैं, क्योंकि गवर्नर इस टाइम पे एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिनके साथ जिनके रिमूवल में काफी वेगनेस है, क्योंकि कहीं पे डिफाइन नहीं है कि उनको किस कॉज पे रिमूव किया जाएगा। सो काफी वेगनेस है इस चीज के लिए। हमेशा ऐसी रिकमेंडेशंस गवर्नर को लेके चलती रहती है कि इनका टेन्योर आप फिक्स करिए ताकि ये इम्पार्शियल तरीके से काम कर सके, और इनको बिना किसी कॉज के तो आप डिसमिस मत करिए। आप डिसमिस करते हैं तो उनको उनका कॉज दीजिए, प्रॉपर रीजन दीजिए। और इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं वो प्रिसाइज होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। सो हमने देखा कि जब इमरजेंसी लगती है सो हम सेंटर की तरफ यूनिटरी हो जाते हैं, सेंटर के पास सारा पावर चला जाता है। और जब इमरजेंसी एक तो इमरजेंसी लगने के ग्राउंड्स डिफाइन है, ठीक है। जब इमरजेंसी लगने के बाद जो लॉज बने हुए हैं उस टाइम पे, वो लॉज खत्म नहीं हो जाते, दे डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट इवन आफ्टर द इमरजेंसी हैज एंडेड। वो लॉज रहते हैं until they are repealed. So laws उस टाइम जो बने हैं वो लॉज चलते रहते हैं जब तक आप उनको रिपील नहीं करते। सो इमरजेंसी के टाइम पे आप जो भी लॉज बनाते हैं, पहले तो बहुत प्रिसाइज ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगनी चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट रूल काफी वेग है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे तो आपने बता रखा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे भी वी नो, बट प्रेसिडेंट रूल काफी वेग है। जब प्रेसिडेंट को लगा कि मैकेनिज्म फेल हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। सो ये जो प्रिसाइज नहीं है, डिसीजंस काफी वेग है, इसके बारे में आप कुछ काम करिए और टाइम बाउंड रखिए। इनडेफिनेट तरीके से इमरजेंसी को चलाते मत रहिए। अभी राइट नाउ क्या सिचुएशन है कि जब इमरजेंसी लगती है तो इनिशियली तो वो 6 मंथ्स के लिए लगती है, बट उसको आप रेगुलर इंटरवल्स में बार बार आगे फॉरवर्ड मतलब बढ़ा भी सकते हैं फॉर 6 मंथ्स एट अ टाइम। सो पहले 6 मंथ्स के लिए लगेगी एंड फिर आप इसको बार बार 6-6 महीने करके आगे बढ़ाते भी चले जाएंगे। मगर कब तक आप ऐसा कर सकते हैं? इनडेफिनिट टाइम तक। कहीं मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस पे रोक कब लगानी है। सो ये भी एक बहुत बड़ा वेग एरिया है, एक ग्रे एरिया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती रहती हैं। सो इसके बारे में भी पंछी कमीशन ने बोला, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कोऑपरेशन की सेंटर और स्टेट आपस में हार्मनी के साथ काम करे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ काम करे, लॉगर हेड्स बना रहे हमेशा, और रोल ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। सो सरकारिया कमीशन ने बोला कि इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए। अब इंटरस्टेट काउंसिल आपने बना तो दी, लेकिन उनकी मीटिंग्स ही नहीं होती हैं, स्टेक होल्डर नहीं आते हैं, रेगुलर कोई इंटरवेंशन ही नहीं हो रहे हैं, मन कर रहा है मिल रहे हैं, मन कर रहा है नहीं मिल रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है? कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं बना रखा। सो सिर्फ बॉडी के एग्जिस्टेंस में होने से कुछ नहीं होता, इट नीड्स टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज। सो इतने सालों में जब सरकारी और पंछी कमीशन के बीच में जो इतने सालों का आप डेकेड्स का गैप देखते हैं, तो ये पाया गया कि जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर रही है। सो ये रिकमेंडेशन निकल के आई दैट यू इंस्टीट्यूशनलाइज योर इंटरस्टेट काउंसिल्स। सो दिस इज अबाउट द पंछी कमीशन। अब हम देखते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। सेकंड से पहले फर्स्ट भी आया, बट फर्स्ट और सेकंड दोनों ने मेजरली जिस बारे में बात की वो यही थी। दिस वाज हेडेड बाय Justice, forgetting the name actually, but I think Moily. But इनके थ्रू इनको वो किया गया, लेकिन इसके बारे में भी बात ये की गई कि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, इन जस्ट शुड बी गाइडेड बाय शेयर्ड गवर्नेंस। मतलब सेंटर और स्टेट की जो रिलेशंस हैं या जो भी डिसीजन मेकिंग चीजें हैं वो म्यूचुअल होनी चाहिए, वो शेयर्ड गवर्नेंस के फॉर्म में होने चाहिए। दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे से 360 डिग्री अलग नहीं होने चाहिए। ये सेकंड ARC ने बोला। रीडिफाइन गवर्नर्स रोल अगेन एज अ न्यूट्रल फैसिलिटेटर। फिर से गवर्नर आ गए पिक्चर में, क्योंकि अभी तक गवर्नर के रोल को न्यूट्रल फैसिलिटेटर नहीं बनाया गया है। द कंटेंशन स्टिल एग्जिस्ट्स। सो उनको न्यूट्रल फैसिलिटेटर बनाइए
कैपेसिटी बिल्डिंग करिए फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जितना छोटा ये टर्म लगता है या इजी लगता है सुनने में, ऐसा है नहीं, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है सिविल सर्वेंट्स के बीच में या इन सारे सेंटर एम्प्लॉयज और स्टेट एम्प्लॉयज के बीच में नहीं है। दे डू नॉट नो हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है, प्रॉपर इन लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है कि आप एक सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट या अप्रोच कैसे रखेंगे। सो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए उन्होंने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग करिए फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विच इज द नीड ऑफ द आवर। सो ये सारी चीजें जो है आपकी सेकंड ARC रिपोर्ट ने कही, ये आई थी 2005 से 2009 में। ओके, लास्टली एक चीज जो हम देख लेते हैं वो है कि फेडरल इंस्टीट्यूशंस या मैकेनिज्म्स क्या हैं, ऐसी कौन सी बॉडीज दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर और स्टेट को कोलैबोरेटिवली वर्क करने में हेल्प कराती हैं। सो सबसे पहले तो आप देखेंगे इंटरस्टेट काउंसिल, जो हमने देखा कि सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया, जिसके बाद आर्टिकल 263 के अंडर इंटरस्टेट काउंसिल बन गई। इट इज अ फोरम फॉर कोऑर्डिनेशन एंड ये हेड कौन करते हैं? इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और नॉट रेगुलरली कन्वीन। ये आज तक इसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि रेगुलरली कन्वीन नहीं होता है। सो दिस इज अबाउट योर इंटरस्टेट काउंसिल। फिर आते हैं जोनल काउंसिल पे। जोनल काउंसिल्स क्या है? ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए है, मतलब स्टेट के कोऑपरेशन के लिए है। इंडिया को 5 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड सेंट्रल। इन सब की एक जोनल काउंसिल है। सो ये जो जोनल काउंसिल्स है, इसको हेड कौन करता है? इट इज हेडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। और ये देखिए, ये बहुत छोटी चीजें हैं दैट यू शुड ऑलवेज बी माइंडफुल ऑफ। फिल्म्स में स्टेटमेंट में बोल देगा कि जोनल काउंसिल जो है इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड आप सोचेंगे कि यस, मेजर सारी बॉडीज तो प्राइम मिनिस्टर ही हेड करते हैं, सो जोनल काउंसिल भी हेड करते होंगे, बट दैट इज नॉट द केस। सो जोनल काउंसिल को हेड किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। एंड ये जो 5 जोन के काउंसिल्स है, दे वर्क टुगेदर, दे मीट ऑफन फॉर प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन। एंड इसमें जो चेयरपर्सन है, ये एक्चुअली रोटेशनल बेसिस पे शिफ्ट भी होते रहते हैं। जिस भी जोन का जो होस्ट स्टेट होता है, उसके चेयरपर्सन को भी, उसके चीफ मिनिस्टर को भी चेयरपर्सन बनाया जाता है। सो जोनल काउंसिल जो है रीजनल कोऑपरेशन के लिए काम करती है। देन यू हैव योर नीति आयोग। नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इन 2015 रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन। सो नीति आयोग जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करती है, कंपेटिटिव फेडरलिज्म पे भी काम करती है, स्टेट और सेंटर के बीच में कोलैबोरेशन लेके आती है, स्टेट के बीच में कंपेटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ाती है बेसिस द रैंकिंग दैट इट गिव्स ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है या कोई भी पैरामीटर्स जो सेंटर ने दिए हैं, उसकी बेसिस पे वो एक जो भी रैंकिंग निकालती है, उससे कंपेटिटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलता है। So it has replaced the planning commission and it promotes cooperative and competitive federalism. Then GST Council. GST Council is a constitutional body, आर्टिकल 279A के अंडर इसको फॉर्म किया गया था। GST क्या था? All the indirect taxes were subvened under one tax, which came to be known as a goods and services का टैक्स। सो ये GST जो है, ये GST में किस तरीके के टैक्सेस को डाला जाएगा, इसके प्रोसीड्स को कैसे बढ़ाया जाएगा, डिवाइड कैसे किया जाएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दिस इज डेल्ट विथ योर GST काउंसिल। GST council is headed by the union finance minister. Again, something that you should be mindful of. Finance minister इनको हेड करती है और ये जॉइंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और इनडायरेक्ट टैक्सेस। हालांकि इसमें मेजॉरिटी स्टेट की ही रहती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन स्टेट और सेंटर दोनों की तरफ से होता है और एक जॉइंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सो आपने देख लिया ये सारे फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हमने देखे। एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म होता क्या है नॉर्मल टाइम्स में, और इमरजेंसी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म थ्रू डिफरेंट कमीशंस कैसा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या प्रोविजंस है। सो ये सारी चीजें ही हमें डिफाइन करवाती हैं कि हमारे कंट्री में फेडरलिज्म किस तरीके से काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, एग्जीक्यूटिव नेचर उसका कैसा होगा। So that was all for today's video. Thank you so much for watching.